गुजरात का सबसे नया एक्सप्रेसवे हाल ही में खुला है। अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच 109 किलोमीटर लंबा। पहले जिस सफर में 2 से ढाई घंटे लगते थे, अब वो सिर्फ 45 मिनट में तय हो पाता है। ना सिर्फ टाइम कम हुआ, बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी और ट्रैवल डायनामिक्स को बदलने की भी क्षमता रखता है। इस एक्सप्रेसवे को थोड़ा ढोलेरा से और आगे भावनगर से भी कनेक्ट करेंगे। ग्रीनफील्ड प्लस ब्राउनफील्ड दोनों का मिक्सचर है ये। भारतमाला परियोजना का हिस्सा भी। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सीधा कनेक्शन भी देता है, जो है देश का सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। और पीपापाव, भावनगर जैसे पोर्ट से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को और आसान बनाते हुए इससे रीजनल डेवलपमेंट, ट्रेड ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। मगर आप सोचे होंगे कि इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ रही है। नंबर 1 रीजन जो है इसका, वो है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अनाउंस होना। मगर पहले जो हाईवे था यहाँ भावनगर तक, NH 751, वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर ऑपरेट कर रहा था और 2 लेन्स ही थी सिर्फ इसमें, 1 लेन्स ईच डायरेक्शन में। और जो भावनगर सिटी है उसका पोर्ट और बीच रास्ते में पड़ने वाले टाउन्स और इंडस्ट्रीज सबको जोड़ता था ये इकलौता हाईवे। तो इसलिए इसमें पिछले कई सालों से कंजेशन बढ़ रही थी धीरे धीरे और अपग्रेड की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन जैसी नई ढोलेरा सिटी अनाउंस हुई और नया एयरपोर्ट बनाने का प्लान बनने लगा, जो कि अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट की तरह भी काम करेगा, तो फिर उसको बिना बेहतर कनेक्टिविटी के छोड़ नहीं सकते थे। लोग आएंगे ही नहीं और काफी इनकन्वीनियंस होगी। तभी लगा कि सिर्फ हाईवे अपग्रेड करने से काम नहीं चलेगा, इसे प्रॉपर कंट्रोल्ड एक्सेस बनाना पड़ेगा। तभी जन्म हुआ ढोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का। इसमें NHAI ने प्लान किया अहमदाबाद से अधेलाई तक एक्सप्रेसवे और आगे भावनगर तक हाईवे अपग्रेड, बीच में एयरपोर्ट और ढोलेरा तक लिंक रोड्स भी। इससे वो रूट पर लॉजिस्टिक्स बेहतर कर पाएंगे, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करते हुए। ढोलेरा SIR जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसे इंडिया की टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर वैली बनाने का विजन रखा है सरकार ने, जहां टाटा, PSMC जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपना फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप भी करना शुरू कर दिया है और रिन्यू अपना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट भी करने लगा है पिछले 2 साल से। इतने बड़े स्केल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी रोड कनेक्टिविटी की जरूरत थी जो हाई स्पीड फ्रेट मूवमेंट सपोर्ट कर सके। इसके रूट को देखें तो कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है। अहमदाबाद के साउथ वेस्ट सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होता है और साउथ की तरफ जाता है। अलाइनमेंट गल्फ ऑफ खंबत के पैरेलल चलती है और टोटल 8 मेजर इंटरचेंजेस हैं और कई फ्लाईओवर्स भी बीच में। ये इंटरचेंजेस लोकल कनेक्टिविटी को बेहतर करते हैं, जिसे आसपास गांव या टाउन्स के लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरखेज में गोल चक्कर बना है। इसके बाद सिंदरेज और विजयकला में डंबल इंटरचेंजेस रूरल अहमदाबाद से जोड़ने के लिए। आगे नवगांव के पास सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज है क्लवर लीफ, जहाँ एक डेडिकेटेड 9.5 किलोमीटर की लिंक रोड बनेगी एयरपोर्ट तक। और आगे ढोलेरा के पास एक और डंबल है। संदीदा के पास गोल चक्कर, हेबादपुर में एक और डंबल और एंड में अधेलाई में गोल चक्कर बनाया है। ये हो गए सारे मेजर इंटरचेंजेस। एक्सप्रेसवे में 4 लेन्स हैं अभी, लेकिन बाद में डिमांड बढ़ने से इसे 8 लेन्स तक भी चौड़ा किया जा सकता है। मीडियन काफी वाइड रखा है ताकि लेन्स ऐड करने के साथ साथ RRTS या मेट्रो की एक लाइन भी बना सके बीच में ही, तो उससे लैंड एक्विजिशन भी नहीं करनी पड़ेगी और कॉस्ट कम आएगी मेट्रो बनाने में। भारतमाला परियोजना के अंदर आता है एक्सप्रेसवे और NHAI बनवाने का काम कर रही है लगभग 5,800 करोड़ रुपए में, लैंड और कंस्ट्रक्शन दोनों मिलाकर। टोटल 14 फ्लाईओवर्स, 86 अंडरपासेस, 224 कल्वर्ट्स और 3 रेलवे ओवरब्रिजेस भी बने हैं रूट में। अधेलाई में NH 751 से कनेक्ट होती है जो पुराना हाईवे था और यही हाईवे फिर आगे भावनगर तक जाता है 35 किलोमीटर और, जिसे 2 लेन से एक्सटेंड करके 4 लेन कर दिया उन्होंने। लेकिन एक्सप्रेसवे की तरह नहीं बनाया इस हिस्से को। ये ब्राउनफील्ड हिस्सा है और जो पहले का एक्सप्रेसवे था वो पूरा ग्रीनफील्ड था। इस कॉरिडोर को पूरे रीजन का स्पाइन कह सकते हैं, क्योंकि ढोलेरा भी इसी के अलोंग डेवलप हो रहा है। इसके साथ आसपास डायरेक्ट कनेक्शन मिलने से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए मोस्टली एसफेल्ट पेवमेंट की गई, मगर कुछ सेक्शंस जैसे इंटरचेंजेस और टोल प्लाजा में सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। स्पीड डिजाइन प्लेन एरियाज के लिए है 120 किलोमीटर पर आवर, जो स्टैंडर्ड हो गया है एक्सप्रेसवेज में। इसके अलावा 3 मेन एक्सेस पॉइंट्स पर टोल प्लाजा बनाए गए, सरखेज, ढोलेरा और अधेलाई साइड। इसी रूट के पास में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं नेस्टोरिया ग्रुप अतुल्यम नाम से। ये काफी ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर हैं ढोलेरा के, जिसमें वो 3 BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी विलास बना रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके उनसे और डिटेल्स ले सकते हो और फ्री साइट विजिट भी पा सकते हो।
हाईवेज पर वापस आए तो उनको बनाते वक्त कई चैलेंजेस भी आते हैं जिनको पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस एक्सप्रेसवे में जमीन की जियोलॉजी और पानी सबसे बड़ी चुनौतियां बनी। पूरे एरिया की कंडीशंस नॉर्मल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। ये कोस्टल प्लेन है मोस्टली, तो सॉफ्ट क्ले और सेलाइन सॉइल का मिक्सचर मिला जमीन में, जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, यानी ज्यादा भार नहीं उठा सकती, धंस जाती है। सैलिनिटी एक और बड़ा चैलेंज था। खारी मिट्टी और हाई ग्राउंड वाटर टेबल के कारण कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्टील रीइंफोर्समेंट में जंग लगने का खतरा रहता है हमेशा। इंजीनियरिंग टीम्स ने इसको हैंडल करने के लिए पाइल फाउंडेशंस का उपयोग किया, जहां लोड को डीपर और स्ट्रॉन्गर सॉइल लेयर्स तक ट्रांसफर करते हैं। फाउंडेशंस में एंटी सलाइन ट्रीटमेंट्स लगाए लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए। ऐसे वीक सॉइल पर स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट बनाना भी जरूरी होता है, इसलिए फ्लाई ऐश का इनोवेटिव इस्तेमाल किया। ये थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। जब कोल जलाते हैं जो उसकी ऐश बचती है उससे फ्लाई ऐश कहते हैं। उसका उपयोग सॉइल स्टेबलाइजेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया। ये मिट्टी के साथ मिलकर एक सॉलिड फाउंडेशन देती है। लगभग 40 लाख मेट्रिक टन इस्तेमाल हुआ, जिससे कॉस्ट तो बचा ही पाए, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर पाए। इसके अलावा पेवमेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनोवेटिव जियो सिंथेटिक्स भी लगाए गए। इस फोटो में आप इंपोर्टेड जियोग्रेड पॉलीप्रोपाइलिन देख रहे हैं, जो पेवमेंट को रीइंफोर्स करने में मदद करती है। मिट्टी की लेयर्स के बीच में डाल दिया जाता है इसको। इससे जो एग्रीगेट है वो भी कम यूज होता है, पेवमेंट लेयर को पतला रखा जा सकता है और मजबूत भी रहती है वो। लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है और जो रटिंग का खतरा है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसे पहले किसी हाईवे में देखा होगा आपने, उससे भी बच सकते हैं। तो आजकल ये काफी यूज होने लगी है सॉफ्ट सॉइल एरियाज में। टेक्निकल रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पेवमेंट की लाइफ को 50 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जो काफी बढ़िया चीज है। इसके अलावा मॉनसून का भी ख्याल रखना था। इधर लो लाइंग एरिया होने से कुछ पैचेस फ्लड प्रोन भी हैं, खासकर सुखबादर नदी के आसपास, इसलिए रोड को थोड़ा एलिवेटेड रखा एम्बैंकमेंट्स पर, और बंस और फ्लड ड्रेनेज भी बनाया गया। कल्वर्ट्स कहते हैं उन पाइप्स या पैसेजवेज को जो रोड के नीचे से पानी को पास करने देते हैं। वो 224 बनाए गए पूरे रूट में, ताकि ज्यादा पानी जमा ना हो सके कहीं पे भी। गुजरात, जहां जून से सितंबर काफी भारी मानसून आता है, तो फ्लडिंग से बचाना भी काफी जरूरी टास्क बना। एक्सप्रेसवे को ग्राउंड लेवल से 5 से 8 मीटर ऊंचा उठाया एम्बैंकमेंट की मदद से। इसके लिए इतनी भारी मात्रा में मिट्टी की जरूरत थी कि अगर ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करते तो कई एग्रीकल्चर लैंड्स खाली हो जाते हैं। इसी वजह से NHAI ने इनोवेटिव मटेरियल्स और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का रास्ता अपनाया। इनमें म्यूनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट यूज किए गए। इंडिया में यूजुअली हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीकल्चर सॉइल को यूज करते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में NHAI ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जहां अहमदाबाद के लैंडफिल्स जैसे पिराना से लगभग 60 लाख मेट्रिक टन वेस्ट को एम्बैंकमेंट्स में रिपर्पस किया। बायो माइनिंग और बायो रिमीडिएशन प्रोसेस के जरिए इनर्ट मटेरियल जनरेट किए गए। ये वेस्ट का वो हिस्सा होता है जो डिकम्पोज नहीं होता और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बेस्ट मटेरियल था ये एम्बैंकमेंट्स में यूज करने के लिए। गाइडलाइंस के अनुसार इस मटेरियल को 250 mm की लेयर्स में स्प्रेड करके कॉम्पैक्ट किया गया। इससे ना तो सिर्फ लैंडफिल साइट्स का बोझ कम हुआ, बल्कि हाईवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10% से कम करने में मदद की और एग्रीकल्चर सॉइल भी बचा पाए। 5800 करोड़ रुपए लगे टोटल, जैसे हमने बात की, जिसमें कंस्ट्रक्शन थी 3300 करोड़ रुपए और बाकी लैंड एक्विजिशन। फंड्स का सोर्स पूरा सरकारी था। NHAI ने भारतमाला फंड से लिया। EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड यूज हुआ, जिसमें NHAI ने प्लानिंग और फंडिंग की। कॉन्ट्रैक्टर्स को फिक्स्ड कॉस्ट दी गई और टोल रेवेन्यू भी सरकार ही कलेक्ट करेगी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। लैंड एक्विजिशन जो है वो गुजरात सरकार के अंडर था, जिसमें लैंड पूलिंग से काफी सस्ते में जमीन लेकर यूटिलिटीज बना पाए, इसलिए वो जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हो पाई। ये काम जुलाई 2020 तक पूरा हो गया था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू किया और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 4 अलग अलग पैकेजेस में। सद्भाव इंजीनियरिंग को पैकेज 1 और 2 दिया, सरखेज से विजयलका तक 48 किलोमीटर और 1572 करोड़ रुपए में। GHV इंडिया को पैकेज 3 दिया, विजयकला से DSIR तक 23 किलोमीटर और 992 करोड़ रुपए। और पैकेज 4 DRA इंफ्राकॉन और MKC इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया 38 किलोमीटर का और 932 करोड़ रुपए। काम तेजी से चला और 2025 के एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन ऑफिशियली इनॉग्रेट मार्च 31, 2026 को किया PM ने।
मेंटेनेंस का जिम्मा NHAI का ही रहेगा। रोड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ONM के लिए NHAI इनविट या EPC कॉन्ट्रैक्टर कुछ सालों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस फॉलो हुई उन्हें ही मेंटेनेंस में कंटिन्यू रखा जाएगा। रेगुलर पेट्रोल्स, पॉटहोल फिलिंग, स्वीपिंग और ड्रेनेज क्लीनिंग सब होंगे। वेजिटेशन मैनेजमेंट के लिए प्लांट्स का केयर किया जाएगा। टोल कलेक्शन से जो फंड मिलेगी उसको मेंटेनेंस में लगाएंगे। इमरजेंसी ब्रेकडाउन के लिए 24/7 हेल्पलाइन और रिपेयर टीम्स तैयार रहेंगी। एक्सप्रेसवे के खुलते ही टोल लेना भी शुरू कर दिया। गाड़ियों से 33 रुपए एक ट्रिप के और बस से 86 रुपए। वे साइड एमिनिटीज भी अभी बनाई जा रही हैं। पेट्रोल पंप्स, EV चार्जिंग, रेस्ट एरियाज, ट्रक स्टॉप्स और मेडिकल एड पोस्ट सब शामिल होंगे। सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस और रिकवरी वैन्स हर इंटरचेंज पर होंगी। इसके अलावा हाईवे लाइटिंग, मीडियंस, गार्ड रेल्स और साइनेज IRC कोड्स के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन रोड्स कांग्रेस जो देश में यूज होने वाले रोड साइंस को स्टैंडर्डाइज करती है उसके हिसाब से। इसके अलावा कैटल और स्लो व्हीकल्स से अलग रखने के लिए फेंसेस हैं हर जगह। टोल प्लाजा में वे ब्रिजेस भी हैं ओवरलोडेड व्हीकल से बचने के लिए। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स ATMS भी लगाया। AI एनेबल्ड हाई डेफिनेशन कैमरास और सेंसर्स का नेटवर्क जो ट्रैफिक फ्लो को रियल टाइम मॉनिटर करता है। वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम्स विड्स किसी भी रास्ते पर रुके हुए व्हीकल या रॉन्ग डायरेक्शन ड्राइविंग को तुरंत डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम को सूचित करता है। इसके अलावा वेरिएबल मैसेज साइंस जो LED बोर्ड्स होते हैं बीच में वो लगाए गए हैं ताकि कम्यूटर्स को वेदर अपडेट, स्पीड वार्निंग्स और कंजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। अब एक्सप्रेसवे खुलने से इकोनॉमिक इंपैक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से ढोलेरा 45 मिनट में हो जाता है। लॉजिस्टिक ट्रक्स अब जल्दी से फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स दे सकते हैं जो पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए काफी क्रूशियल है। ये 70% टाइम रिडक्शन, फ्यूल कॉस्ट में भी 20 से 30% की बचत करेगा जो एंड टू एंड सप्लाई चेन कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंट कम करने की क्षमता रखता है। मेरे इंफ्राटेक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेसवे को कैटलिस्ट माना गया है नई डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल जोन्स, फ्यूचर एयरपोर्ट, सोलर पार्क अब सब कनेक्ट हो गए हैं इससे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से नौकरियां मिलेंगी, लोग ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा क्लस्टर्स में काम कर सकेंगे और प्लॉट्स और रियल एस्टेट के भी रेट्स बढ़ेंगे। ई-कॉमर्स और टूरिज्म भी फायदा उठा पाएंगी गुजरात के कोस्ट और कल्चरल साइट्स जैसे सोमनाथ का। पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीपापाव और भावनगर पोर्ट भी इस कॉरिडोर से जुड़ गए। एक्सपोर्ट गुड्स जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स सब आसानी से पहुंचा पाएंगे। DMIC से जुड़ने से ये सारे फायदे नेशन वाइड मार्केट तक पहुंच सकते हैं जो पूरे कॉरिडोर में और इन्वेस्टमेंट लाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए लैंड पूलिंग के थ्रू 959 हेक्टेयर जमीन ली गई जिसमें बहुत कम डिस्प्लेसमेंट्स दिखे। 720 लोगों को कंपनसेशन मिली। टोटल बजट 838 करोड़ रुपए में से लैंड पूलिंग से लोकल लोग इनडायरेक्टली ढोलेरा SIR के इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। लैंड पूलिंग के बारे में मैंने डिटेल में बात की है एक दूसरी वीडियो में। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बड़ा फार्मिंग लैंड नहीं लिया गया, मेनली बैरन या इंस्टीट्यूशनल लैंड्स लिए गए। आसपास फार्मर्स को भी बेनिफिट मिला। वो अपना प्रोड्यूस शुगर केन, कॉटन, वेजिटेबल्स शहर तक जल्दी और सस्ते में बेच सकते हैं। वुमेन और यूथ के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में नए कैरियर ऑप्शंस भी आएंगे इससे। लेकिन एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो होगा ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली। यहाँ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस और EV सेक्टर्स पर फोकस किया है। टाटा का 91,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर फैब यहाँ का एंकर प्रोजेक्ट साबित होगा। फैब यूनिट्स को डेलिकेट चिप्स और इक्विपमेंट की मूवमेंट के लिए स्मूथ और हाई स्पीड रूट की जरूरत होती है जो ये एक्सप्रेसवे प्रोवाइड करेगा। फैब का काम 50% से ज्यादा हो भी चुका है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब एक्सप्रेसवे से इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में भी तेजी आएगी। ढोलेरा के फेज 1 एक्टिवेशन एरिया में लगभग 8 लाख जॉब्स क्रिएट होने का प्रोजेक्शन है। एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले टाउन्स और विलेजेस में भी लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयरहाउसिंग हब्स और रेजिडेंशियल टाउनशिप्स डेवलप हो रही हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार कॉरिडोर के आसपास लैंड वैल्यूज में 60 से 70% का एप्रिसिएशन देखा गया है और आगे ये और बढ़ेगा। एक्सप्रेसवे जो है सिर्फ रोड कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा है, एयर और रेल कनेक्टिविटी के साथ भी। नवगाम में बन रहा ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात का एक मेगा एविएशन हब बनेगा, कार्गो और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों के लिए। एक्सप्रेसवे से 9.5 किलोमीटर की लिंक बनाई जा रही है ताकि अहमदाबाद से आने वाले लोग भी 45 मिनट में पहुंच सकें इधर। फेज 1 तो अभी छोटा होगा मगर फ्यूचर में इसमें इतना एक्सपेंशन किया जा सकता है कि गुजरात का सबसे बड़ा भी एयरपोर्ट बन जाएगा ये अहमदाबाद को ओवरटेक करते हुए। इतनी जगह रखी है उसके लिए। एक नया रनवे और 2-3 टर्मिनल बिल्डिंग्स बन सकती हैं।
अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच एक नई हाई स्पीड रेल लाइन भी प्लान्ड है। इसकी बात मैंने डिटेल में की थी एक दूसरी वीडियो में, देखें उसे इधर क्लिक करके। सरखेज ढोलेरा भावनगर के बीच बनेगी ये 6000 करोड़ रुपए में, जिसमें वंदे मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएंगी 220 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, देश में सबसे तेज। इसके ट्रैक्स एक्सप्रेसवे के बीच में रखी जगह पर बनेंगे, इसलिए इतनी जगह रखी है। इस पर ना सिर्फ पैसेंजर ट्रेन बल्कि फ्रेट ट्रेन भी जा पाएंगे 100 किलोमीटर पर आवर से, ढोलेरा से आगे भावनगर पोर्ट तक भी। ये रेल लाइन ढोलेरा को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC और मेजर पोर्ट्स जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT से भी कनेक्ट करेंगी, गुजरात का इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए। ऐसे कुछ और एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं गुजरात में जिससे काफी इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा है, जैसे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे NE1 जो 93 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन्स का, और 2001 में खुल गया था। ट्रैवल टाइम 2.5 घंटे से गिराकर 1 घंटा कर दिया दोनों बड़े शहरों के बीच, और कई लाखों जॉब्स भी जनरेट हुई रीजन में इससे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का, वो सबसे महंगा भी है अभी 1 लाख करोड़ रुपए में, लेकिन जो बेनिफिट पहुंचाएगा वो देश की GDP में वो इससे कम 5 से 6 गुना ज्यादा होगी अगले 10 सालों में। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, इसलिए इस पर इतना फोकस कर रही है सरकार। तभी ढोलेरा एक्सप्रेसवे को एक गेम चेंजर की तरह कह रही है सरकार गुजरात के लिए, जिसे दिल्ली मुंबई होगा पूरे देश के लिए। आने वाले दशकों में इस एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद और ढोलेरा एक सिंगल मेगा सिटी रीजन बन जाएगा, बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसमें गांधीनगर और गिफ्ट सिटी भी शामिल होंगे। जैसे आज NCR को हम कह सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, वैसे ही ये एरिया बन जाएगा। तो जैसे हमने देखा ढोलेरा में कितनी नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इस एक्सप्रेसवे से, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या रियल एस्टेट में। आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं यहाँ नई बन रही रेजिडेंशियल सोसाइटी में इन्वेस्ट करके। नेस्टोरिया ग्रुप की अतुल्यम 3 BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी विलास, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में, और काफ़ी अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी देंगे। अभी कांटेक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे इसके बारे में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।